हेलो एंड वेलकम टू मोबाइल बैंकिंग क्लासेस। आज से हम लोग सी आई आई बी पेपर 4 में मॉड्यूल सी शुरू करने वाले हैं। मॉड्यूल ए और बी ऑलरेडी पूरा चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक, पूरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो मॉड्यूल सी में पहला चैप्टर जो है उसका नाम है ओम्बड्समैन, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो जो बैंकिंग ओपन स्कीम 2006 थी वो बेसिकली जनवरी 2006 1 जनवरी 2006 से ऑपरेटिव हुई थी। ठीक है, किस लिए की गई? जिससे कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को इजीली रिजॉल्व किया जा सके, ग्रीवेंसेस को डील किया जा सके। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर educational purposes only. Also, I request you please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो क्लॉज 35A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसमें बेसिकली दो ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगी। पहली क्या है? ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, ठीक है, जो कि कस्टमर्स जो एनबीएफसी के लिए थे उनके थी। और दूसरी है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ये किसके? डिजिटल ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको डील करने के लिए। तो नवंबर 2021 में आरबीआई ने क्या किया कि वो 2006 वाली ओम्बड्समैन स्कीम, फिर 2018 वाली एनबीएफसी वाली और 2019 डिजिटल, इन सबको मिला करके एक स्कीम बना दी। नाम रखा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 आईओएस 2021। ठीक है, तो जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट करी जा रही है, सुपरवाइज करी जा रही है, वो सब इस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगी 2021। द स्कीम कवर्स द फॉलोइंग। कौन कौन सी एंटिटीज आ रही है बताया गया? सभी कमर्शियल बैंक, सभी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, सभी एनबीएफसीज, ठीक है, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, जिनका कस्टमर इंटरफेस है, जिनका असेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है, ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर के हिसाब से। रिजर्व बैंक और कौन कौन आता है इसमें? ये कहा गया है रिजर्व बैंक जो क्लॉज 4 उसमें दिया गया है कि वो एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को एज अ डिप्टी ओम्बड्समैन अपॉइंट कर सकता है। मतलब एज उसमें स्कीम के अंतर्गत से कहा गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन और द डिप्टी ओम्बड्समैन एज द केस में बी शैल बी मेड फॉर अ पीरियड नॉट सीन 3 years। ये कहा गया कि जिसको भी वो ओम्बड्समैन या डिप्टी ओम्बड्समैन बनाएगा उसका जो अपॉइंटमेंट पीरियड है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लॉज 6 ये कहता है कि रिजर्व बैंक जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाएगा जहां पर जो कंप्लेंट्स हैं उन सबको प्रोसेस किया जाएगा। भाई मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय ईमेल और बाय पोर्टल्स, ठीक है, तो उन सबको प्रोसेस करने के लिए एक बनेगा सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेस सेंटर, जो आके यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है ये। ठीक है, द कंप्लेन अंडर द स्कीम मेड ऑनलाइन शैल बी, पोर्टल का नाम दिया है cms.rbi.org.in। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी या फिजिकल फॉर्म जो भी कंप्लेंट होंगी, पोस्टल द्वारा जो भी होंगी, हैंड डिलीवरी कंप्लेंट्स होंगी, सबकी सब सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेस सेंटर जो आरबीआई का एस्टैब्लिश किया गया है वहाँ पे इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए इकट्ठी होगी। क्लॉज 9 में कहा गया कि एनी कस्टमर जो भी अग्रीव्ड हो इस एक्ट के ओमिशन या कमीशन से रेगुलेटरी एंटिटीज के लिए जो किया गया है उसमें जो भी डेफिनेशन उसके लिए वो कंप्लेंट कर सकता है। उसके लिए उसे पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो खुद भी आ सकता है वरना किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी कंप्लेंट करवा सकता है, ऐसा कहा गया है क्लॉज 31C में। क्लॉज नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्कमस्टांसेस वेयर अ कंप्लेंट इज नॉट मेंटेनेबल। ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस में बताया गया जहाँ पे जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है, मतलब वो नहीं उसकी सुनवाई हो सकती। जब डिस्प्यूट हो किसी वेंडर और रेगुलेटरी एंटिटीज के रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेंडर कस्टमर नहीं है, समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई रेगुलेटरी एंटिटी, कोई बैंक है, उसने किसी को हायर किया कि भाई आप हमको प्रिंटर्स प्रोवाइड करिए, उसने प्रिंटर प्रोवाइड किया, वो वेंडर हो गया। कहा आप हमारे एसीज का एएमसी आपके पास है, तो वो वेंडर है। तो वो जो उसको अगर कोई कंप्लेंट है तो वो ओम्बड्समैन नहीं जा सकता, ये उसके लिए नहीं बना ओम्बड्समैन कस्टमर्स के लिए। जो भी ऐसी ग्रीवेंसेस होंगी जो डायरेक्टली ओम्बड्समैन को नहीं लिखी गई हैं, मतलब किसी और पार्टी को लिखी गई हैं, तो वो भी कंप्लेंट से डील नहीं करेंगे। जो जनरल ग्रीवेंसेस होंगी मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव्स की, मतलब आपस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स की, उनको भी डील ओम्बड्समैन नहीं करेगा। जो भी ऐसे डिस्प्यूट होंगे जिसमें जो एक्शन है रेगुलेटरी एंटिटीज का वो स्टैट्यूटरी लॉ एनफोर्स अथॉरिटी के हिसाब से किया गया है, तो उसमें भी कोई भी एक्शन ओम्बड्समैन अलग से नहीं ले सकता। ठीक है, अगर एज पर लॉ कोई चीज़ की गई है तो, ठीक है, मतलब कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया तो उस पर ओम्बड्समैन कुछ नहीं कर सकता। सर्विसेज नॉट विद इन द रेगुलेटरी परव्यू होता है, जो भी ऐसी सर्विसेज हैं जो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आती उनमें एक्शन ले सकते हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज़ की आपस में, वाले दो बैंक हैं आपस में उनके कुछ तरह तो नहीं होगा, कुछ डिस्प्यूट हो गया तो वो भी नहीं वो डील कर सकता। जो भी ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होंगे, मतलब कोई बैंक है उसमें एम्प्लॉय में नहीं बन रही है या कोई डिस्प्यूट इनके बीच में, तो वो भी ओम्बड्समैन में डील नहीं होगा। मोर ओवर क्लॉज 10(2) जो है उसमें कहा गया अ कंप्लेंट अंडर द स्कीम शैल नॉट लाई अनलेस
क्या क्या कंडीशंस दी हैं उसके लिए 110(2) में, द कंप्लेंट हैड मेड बिफोर मेकिंग कंप्लेंट मेड अ रिटन कंप्लेंट टू आरई मतलब रेगुलेटरी एंटिटी। मतलब पहले जो ग्रीवियंस है वो आपको सबमिट करनी है रेगुलेटरी एंटिटी यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, पहले आपको उसे कंप्लेंट सबमिट करनी है, ठीक है। फिर अगर वो कंप्लेंट या तो रिजेक्ट हो जाए या फिर 30 दिन के अंदर अंदर कोई अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आएगा तो आप ओम्बड्समैन जा सकते हो, ठीक है। जो कंप्लेंट ओम्बड्समैन में जो आपको कंप्लेंट करनी है वो उस कंप्लेनेंट को 1 साल के अंतर अंतर कर देनी है। जब भी रिप्लाई मिला, मान लीजिए 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं मिल गया लेकिन 11 महीने तक वो कंप्लेनेंट सोता रहा, नहीं उसके पास टाइम है, तो भी इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है 1 साल, मतलब विद इन 1 ईयर उसको वो कर ही देना है। 30 दिन प्लस 1 ईयर मतलब टोटल 13 महीने मैक्सिमम, इतने दिन में ओम्बड्समैन को बताना, उसके बाद वो कंप्लेंट जो है वो डील नहीं करी जाएगी या क्या बोलेंगे उसको एड्रेस नहीं करी जाएगी। द कंप्लेंट इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन विच इज ऑलरेडी, ये भी कहा गया कि कंप्लेंट उस विषय में नहीं होनी चाहिए जो कि मैटर ऑलरेडी ओम्बड्समैन ने सेटल कर दिया। ये नहीं है कि ये सेटल कर दिया ने फिर से कंप्लेंट कर दी, नहीं, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो लेकिन उसमें मिलता है। या ये भी कहा गया है कोई ऐसी कंप्लेंट जो ऑलरेडी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या आर्बिट्रेटर या किसी और अथॉरिटी के पास किसी और फोरम पर पेंडिंग चल रही है तो उसको भी दोबारा इसमें ओम्बड्समैन में नहीं किया जाता। द कंप्लेंट इज नॉट अब्यूसिव और फ्रिविलस और वेक्सेशन नेचर, मतलब कि बदले की भावना से ना की कि भाई आप बैंक गए, आपकी मैनेजर से लड़ाई हो गई और आपने जाकर के एक झूठी कंप्लेंट कर दी, तो वो भी कंप्लेंट इसमें डील नहीं करी जाएंगी। द कंप्लेंट टू द रेगुलेटरी एंटिटी वाज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है 30 दिन, मतलब सपोज कोई कंप्लेंट जो है वो आज इंसिडेंट हुआ तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि उतने दिन में आपको बैंक को बताना है। अगर आपने मान लीजिए वो कंप्लेंट समय से करी ही नहीं बैंक को डायरेक्टली जाकर के जो रेगुलेटरी एंटिटी या एनबीएफसी को, तो वो भी लायबल नहीं होगी, मतलब वो भी मेंटेनेबल नहीं होगी। द कंप्लेनेंट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज पर क्लॉज 11 जो है स्कीम का, उसमें दिया गया है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करनी है, इंसिडेंट से सारी इन्फॉर्मेशन। कंप्लेंट इज लॉन्च्ड बाय द कंप्लेंट पर्सनली और थ्रू, ये भी पहले बता चुके हैं कि या तो एडवोकेट के थ्रू या अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या स्वयं इस कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट फाइल करने का, पहली बात तो ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए देखिए पोर्टल का नाम दिया हुआ है। जो कंप्लेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक के लिए मतलब ईमेल आदि के माध्यम से या फिर फिजिकल यानी बाय पोस्ट बाय हैंड ऐसे भी डिलीवर की जाती है। कहाँ पर सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेस सेंटर जो है वहाँ पर, ठीक है। इनिशियल स्क्रूटनी होगी एज पर सेक्शन 12, कहा गया है जो भी कंप्लेंट है उसमें जो मतलब जो सजेशन है, जो भी गाइडेंस है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब अलग अलग छाट दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कोई है उसको कोई सजेशन देना है तो सजेशन अलग है, कंप्लेंट अलग है, तो सजेशन को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनिशियल स्क्रूटनी कहाँ पे होती है, सेंट्रलाइज रिसीव्ड और प्रोसेस सेंटर जो है आपका चंडीगढ़ में, वहाँ पर ये सारा काम होता है। ये कंप्लेंट्स अलग की जाएंगी, सजेशन अलग किया जाएगी, गाइडेंस अलग की जाएगी, एक्सप्लेनेशन अलग किया जाएगा, और सिर्फ हम और ओम्बड्समैन काम सिर्फ कंप्लेंट डील करना, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। कंप्लेंट्स विच आर नॉन मेंटेबल अंडर क्लॉज 10, इनिशियल स्क्रूटनी के द्वारा जो भी कंप्लेंट, जो भी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स मेंटेनेबल नहीं, उन कंप्लेंट्स को अलग कर दिया जाएगा। तो जो रिमेनिंग कंप्लेंट होंगी, जो अब काम की कंप्लेंट्स निकल के आई जो रीजनेबल हैं, उनको सब मतलब ऑफिसर्स जो ओम्बड्समैन के अलग अलग जगहों पर है उनको अलॉट कर दिया जाएगा कि भाई आप इस पर आप काम करो और इस पर रिजॉल्व करो इस कंप्लेंट को। अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट शैल ऑल्सो फॉरवर्ड टू द रेगुलेटरी एंटिटी, जो भी कंप्लेंट होगी उसकी एक कॉपी रेगुलेटरी एंटिटी यानी कि जो एनबीएफसी, जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी गई उसको भी सबमिट करी जाएगी एक कॉपी उस कंप्लेंट की, और कहा जाएगा मतलब ओम्बड्समैन जो सेंट्रलाइज प्रोसेस सेंटर वो पूछेगा भाई इसका जवाब दो हमको इन राइटिंग विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसकी लिमिटेशन होती है। रिजोल्यूशन के लिए क्या बताया गया, जो ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन होंगे वो सेटलमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे कंप्लेनेंट और रेगुलेटरी एंटिटी के थ्रू, उसके लिए वो रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, फैसिलिटेशन जो भी फैसिलिटीज दे सकते हैं वो करेंगे। जो रेगुलेटरी एंटिटी है जब उसको कंप्लेंट प्राप्त होगी तो अपना उसे रिटर्न वर्जन जो है विद इन 15 डेज ओम्बड्समैन को सबमिट करना होगा, ठीक है। जो इनकेस अगर रेगुलेटरी एंटिटी जो है वो अपना जवाब 15 दिन के अंदर सबमिट नहीं कर पाता है जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो जो ओम्बड्समैन है वो एक्स पार्टी भी ऑर्डर पास कर सकता है, अवार्ड पा, मतलब कि वो बिना, अगर रेगुलेटरी एंटिटी ने 15 दिन के अंदर जवाब सबमिट नहीं किया तो एक्स पार्टी मतलब क्या होता है, एक तरफा आदेश। जो आपका ओम्बड्समैन है वो एक तरफा आदेश भी कर सकता है, प्लस माइनस जो भी करेगा वो बात कर, लेकिन एक तरफा वो सेटलमेंट कर सकता है, मतलब अपना ऑर्डर कर सकता है, इसे अवार्ड बोलते हैं। यदि कोई एमिकेबल सेटलमेंट कंप्लेनेंट और पार्टीज की मतलब रेगुलेटरी के बीच हो जाता है तो उसको भी दोनों पार्टी साइन करके रिकॉर्ड करेंगे और वही फाइनल जजमेंट माना जाएगा।
द कंप्लेंट वुड बी डीम्ड टू बी रिजॉल्व व्हेन, कब माना जाएगा कि कंप्लेंट रिजॉल्व होगी, जब या तो जो रेगुलेटेड एंटिटी और जो कंप्लेनेंट है दोनों के बीच में ओम्बड्समैन के द्वारा एक समझौता करा दिया जाए, या फिर जो कंप्लेंट है वो इन राइटिंग ये दे दे कि भाई हम सेटिस्फाई हैं, हमें रिजोल्यूशन हो गया, या हमारा उनसे डील हो गई, हमारी बात होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेटिस्फैक्ट्री हैं इसके सोल्यूशन से, या फिर जो कंप्लेनेंट है वो वॉलेंटरली उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर ले। ठीक है, ये 3 कंडीशन है जिसमें इस कंप्लेंट को रिजॉल्व माना जाएगा, अदरवाइज वो पेंडिंग रहेगी। अवार्ड बॉय एम्बड्समैन, जो एम्बड्समैन होंगे, मतलब जो आपका लोकपाल है, वो जो आपकी दे रहा है, बैंकिंग लोकपाल जो आपको वो दे रहा है, क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन दे रहा है, जो अवार्ड दे रहा है, वो रेगुलेटरी एंटिटी को बता दिया जाएगा कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, या जो पार्टी है उसको बताया कि ये चीज़ करनी है। ठीक है, वो अवार्ड दे देंगे। अमाउंट जो भी पे करना होगा रेगुलेटेड एंटिटी को अगर किसी कंप्लेनेंट को, तो वो एज ए कंपेंसेशन पे करना होगा, वो भी अवार्ड का ही एक हिस्सा है। कुछ सीलिंग्स लगाई गई हैं जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज़ के ऊपर, जब रेगुलेटरी एंटिटी जब कंप्लेनेंट को पेमेंट करेगा उसके लिए कुछ सीलिंग है। पहली बात तो एक्चुअल अमाउंट जो है डिस्प्यूट का किसने का इन्वॉल्व होगा उसकी कोई सीलिंग नहीं है। दूसरा कहा गया है कंपनसेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉसेस हैं, मतलब जो एक्ट ऑफ अमिशन ऑफ द बैंक की वजह से जो गलती से लॉसेस हुए हैं उसकी सीलिंग कितनी गई है, 20 लाख रुपए करी गई है। ठीक है, और जो कंपेंसेशन लॉस ऑफ टाइम वगैरह की दी गई, जो हरसमेंट हुआ है, जो मेंटल एंग्विश है, उसके लिए 1 लाख की सीलिंग करी गई है। तो 20 लाख है अमाउंट की सीलिंग, और एक उससे ऊपर आपको पता है डीआरटी रहता है, 20 लाख और 1 लाख की सीलिंग करी गई है। अब कॉपी ऑफ द अवार्ड इज सेंड टू द कंप्लेनेंट एंड द, जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जो अवार्ड होगा, जो ऑर्डर होगा, उसकी कॉपी रेगुलेटरी एंटिटी को भेजी जाएगी और कंप्लेनेंट, दोनों को बताया जाएगा क्या रिजोल्यूशन किया गया। अगर मान लीजिए जो अवार्ड दिया गया उसकी एक्सेप्टेंस देनी होगी किसको, कंप्लेनेंट को वो अवार्ड स्वीकार है कि नहीं, ये 30 दिन के अंदर उसे रिसीविंग देनी होगी कि भाई ठीक है हमें स्वीकार है। और रेगुलेटरी एंटिटी जो है अगर वो स्वीकार करता है कंप्लेनेंट उस अवार्ड को, तो उसके बाद ये इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी एंटिटी के पास जाएगी, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उस पर एक्शन होना होगा। मतलब सपोज अगर मान लीजिए ओम्बड्समैन ने कहा कि भाई ये हर्जाना या ये कंप्लेनेंट को आप 10 लाख रुपए देंगे, कंप्लेंट ने कहा ठीक है हम 10 लाख सेटिस्फाई हैं, तो उसे इन राइटिंग देना पड़ेगा, फिर वो जो रिसीविंग है वो रेगुलेटरी एंटिटी यानी बैंक के पास जाएगी, और फिर बैंक उस पर विद इन 30 डेज एक्शन लेकर के वो 10 लाख रुपये प्रोवाइड करेगा, या जो भी उनके बीच की डील होगी। और अगर नहीं अग्री करता है तो वो कहाँ जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। ये दोनों ही के ऊपर अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर जो कंप्लेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा, और मान लीजिए वो अग्री है, उसने रिसीविंग दे दी, लेकिन बैंक कहे नहीं भाई इतना हम कैसे आपको फाइन दे देंगे इतनी पेनल्टी में, तो बैंक चाहे तो बैंक भी अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं आरबीआई डिपार्टमेंट के, जो इस स्कीम को इंचार्ज हैं, वो इसके वो हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। साथ ही साथ जो ये अपील है ये दोनों पार्टी में से कोई भी कर सकता है। जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो अपील तभी कर सकती है जब उस बैंक या जो एनबीएफसी या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके एमडी और सीईओ उसको सैंक्शन दे, मतलब वो अलाउ करें कि भाई जा करके आप कंप्लेंट वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते, तभी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर अपने आप नहीं अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। With this, we have come to the end of this chapter. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do like, share, subscribe, and comment on the video. Thank you so much for your valuable time.